हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? पिछले क्लास में आप लोग को बहुत मजा आया होगा। हम लोगों ने मस्ती के साथ कल पढ़ाई की थी। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। ठीक है? जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। चलिए स्टार्ट करा जाए। स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे परागकण की संरचना के बारे में। थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं ताकि अभी पढ़ने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा था लघु बीजाणु जनन में कि एक जो नर युग्मक था उसमें उसके डिवीजन हो गए थे और उसमें एक बन गया था क्या, जनरेटिव सेल, और एक बन गया था क्या, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। ये था हम लोगों का कायिक कोशिका और ये था हम लोगों का जनन कोशिका। याद है आप लोगों को? 40% एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है। अब इसके बाहर में क्या हो जाता है, लेयर बन जाता है जो जिसको हम लोग इनर लेयर कहते हैं और इसके ऊपर फिर एक से एक परत चढ़ जाती है जिसको हम लोग आउटर लेयर कहेंगे, इनर लेयर। और जो बाहर में लेयर रहेगा उसको हम लोग बाह्य आवरण या हम लोग उसको इंटाइन कहते हैं। ठीक है? और अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं। बाहर वाला को हम लोग कैसे याद रखेंगे? ई फॉर क्या हो जाता है, एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर। तो ये जो बाहरी लेयर हो गया इसको हम लोग क्या कह दिए, एक्साइन। और ये जो आंतरिक लेयर हो गया इसका नाम क्या हो गया, इंटाइन। कोई दिक्कत? ये हो गया हम लोगों का परागकण जो दिख रहा है। परागकण में हम लोगों ने देखा था जब नर युग्मक बनाए थे तो नर युग्मक 40% एनजीओएस 60% एनजीओस्पर्म में यहाँ होगा ज्यादातर में। ठीक है? ज्यादातर में एक ही नर युग्मक बन पाता है। तो यहाँ एक वेजिटेटिव बड़ा वाला सेल बन जाता है जिसको हम लोग वर्धी केंद्रक या वर्धी कोशिका कहते हैं। और ये पूरा वर्धी कोशिका है तो इसके अंदर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है? अब उसके बाद क्या हो गया, ये हो गई छोटी सी सेल जिसको हम लोग जनन कोशिका कह दिए और इसके अंदर जो केंद्रक हो गया उसको हम लोग जनन केंद्रक कह दी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है दो लेयर से घिरा होता है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर को हम लोग क्या कह दिए, इंटाइन कह दिए, अंतःचूल कह दिए हिंदी में। और बाहरी वाला लेयर को क्या कह दिए हम लोग, एक्साइन कह दिए, या हम लोग इसको बाह्यचूल भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में? बाह्यचूल एक्साइन हो गया और अंतःचूल को हम लोग इंटाइन कह दिए। इतना समझने में किसी को कोई दुख दर्द, कोई परेशानी? कुछ नहीं? आगे बढ़ा जाए। अब चलिए, अब यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में भी और नीट लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो बाह्यचूल है इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो बाह्यचूल जो होता है एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्पोरोपोलोनिन। ये एस्पोरोपोलोनिन इतना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है अम्ल से भी, क्षार से भी, अल्कली से भी, टेम्परेचर से भी, आग से भी, कि हम लोग इसको जला नहीं सकते, न ही एसिड से गला सकते हैं। तो ये जो होता है अगर जीवाश्म के रूप में ये आसानी से हम लोगों को परागकण देखने को मिल जाते हैं इसी एस्पोरोपोलोनिन के कारण। तो यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो परागकण है इस परागकण की जो बाहरी आवरण है, आउटर लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर किस चीज की बनी होती है? तो ये एस्पोरोपोलोनिन की बनी होती है। अब बात आते हैं हम लोग अंतःचूल पे। अंतःचूल जो होता है वो बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन की।
इस दोनों को मिला करके हम लोग पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। बुक में कहीं कहीं पेक्टोसेलुलोज भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या हो गया, जो आउटर लेयर हो गया वो स्पोरोपोलोनिन का, और जो इनर लेयर हो गया वो किसकी बनी हो गई, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ स्पेस रहते हैं, जनन छिद्र रहते हैं। क्या होता है, जब हम लोगों का परागकण परिपक्व हो जाता है, जब डायहेंस हो जाता है, तो इसी से जो नर युग्मक है इस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। यहाँ पे जो जनन छिद्र दिख रहा है, क्योंकि स्पोरोपोलोनिन तो नष्ट होता नहीं है, तो ये बाहर कैसे, अगर हम लोग इसको पूरे कवर कर देंगे, बाह्यचोल की कवरिंग पूरी पहना दी जाएगी, तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसके द्वारा ये क्या होते हैं, बाहर नर युग्मक निकल पाते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो भी नर युग्मक है या मादा युग्मक है, सभी में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि परागकण निम्नलिखित में से कैसी कोशिका है, तो कैसी हो गई, अगुणित कोशिका हो गई। फिर इसे हम लोगों ने डायग्राम में भी देख लिया, दो भित्ति, एक बाहर वाला भित्ति को बाह्यचोल क्या कर दिए हम लोग, एग्जाइन कर दिए, और अंदर वाली भित्ति को अंतःचोल कर दिए। अब बाह्यचोल क्या हो गया, तो यह अत्यधिक प्रतिरोधक बशीय पदार्थ स्पोरोपोलोनिन की बनी है। इसी स्पोरोपोलोनिन को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ठंडा का मौसम आ गया, आप लोग अपने त्वचा को फटने से बचाने के लिए क्या लगाते हो, बोरोलिन लगाते हैं, तो उसी से मिलता जुलता नाम है स्पोरोपोलोनिन, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोरोपोलोनिन है, ये किसी भी ताप में, अम्ल में, क्षार में, आग में भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके कारण हम लोग परागकणों के जैविक रूप से अपघटन नहीं हो पाता, और फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में ये बरकरार रहता है। अंतःचूल क्या हो गया, ये पेक्टोसेलुलोज मतलब सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, जिसको मिलाकर के हम लोग इसको पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। और यही जो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई इंटाइन जो है, ये आगे चल करके पराग नलिका का निर्माण करती है, जिसको हम लोग निषेचन की क्रिया में देखेंगे, ठीक है। अब परागकण का परागकोश से निकलने से पहले इन केंद्रक में विभाजन की क्रिया हो जाती है, और दो केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पीछे देख लिए थे। एक हो गया कायिक या वर्धी कोशिका, और दूसरा जनन कोशिका, ठीक है। कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बन जाती है। बाह्यचोल जगह जगह में छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जनन छिद्र, इसी जनन छिद्र के द्वारा जो नर युग्मक है वो पराग नली के अंदर प्रवेश कर जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं, और परागकण की क्रिया द्वारा जो परागकण है वो मादा वर्तिकाग्र पे पहुंच जाती है। जब ये मादा वर्तिकाग्र पे पहुंचती है, तो दोनों में इंटरेक्शन होता है, केमिकल इंटरेक्शन, एक दूसरे को एग्जामिन किया जाता है, पहचाना जाता है। जो वर्तिकाग्र है वो परागकण पोलन ग्रेन को पहचानती है कि ये हमारे स्पेसीज का है या नहीं है। दूसरे के स्पेसीज को रहेगा तो उसको इंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो ये इंटरेक्शन होने के बाद फिर क्या होता है, जब पहचान लिया जाता है कि ये हमारे ही स्पेसीज का है, तब जो नर युग्मक है, नर युग्मक का ये जो अंतःचूल वाली जो लेयर होती है, वो पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, और पोलन ट्यूब के माध्यम से जो नर युग्मक है वो बीजांड के अंदर पहुंचते हैं, जहां बीजांड में जो हम लोग छोटे छोटे से अंडाणु को देखे थे, मीन्स जो हम लोगों की राजकुमारी है, जो लड़की है, जो दुल्हन बन के बैठी तैयार है इंतजार में, वो वहां पे पराग नलिका द्वारा नर युग्मक पहुंचता है और उसको मिल जाता है, ठीक है। अब कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्र विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। जो कुछ पौधों में ऐसा होता है, कुछ पौधों में इसी तरीके से काम चल जाता है, लेकिन कुछ पौधों में जो ये जनन कोशिका है वो फिर से डिवाइड होकर के दो नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टॉपिक छूट रहा है जिसको हम लोग बता दे रहे हैं। जैसे ये परागकण जो होता है, वो परागकण थोड़ा सा एलर्जिक उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग
किसान फैमिली से बहुत लोग बिलोंग करते हैं और खेतों उत में जाते हैं, खेत वगैरह में जब पॉलिनेशन का समय रहता है, पॉलन ग्रेन उड़ता है और हम लोगों को आदत नहीं होती, जाते हैं तो क्या होता है, वहां से आते हैं तो सर भारी लगने लगता है, सर्दी खांसी जैसा होने लगता है। तो कुछ जो सारे जो परागकण होते हैं सारे पौधे के वो एलर्जिक नहीं होते, कुछ के आप लोगों के एनसीईआरटी में दो ये जो प्लांट्स है उसको गिवन किए हुए दिए हुए हैं। एक है पार्थेनियम घास और एक है कैरोट घास, इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं या कैरोट ग्रास। ठीक है, ये मतलब इसमें गंदे स्मेल होते हैं और इसके पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी होता है और इस एलर्जिक जो डिजीजेज हैं डिजीज जो है तो इसमें क्या हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, श्वसन संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, श्वसन शोथ होने लगता है, अस्थमा जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में दमा कहते हैं, ये सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है किसके कारण, पार्थेनियम ग्रास और कांग्रेस ग्रास या कैरोट ग्रास जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये जो पार्थेनियम ग्रास है और कांग्रेस घास है ये हम लोगों के यहाँ की प्रजाति नहीं थी। जब हम लोग आजादी के बाद जब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे फूड के लिए, मतलब हम लोगों को व्हीट गेहूं आयात करना पड़ता था, अमेरिका से मंगाना पड़ता था अपने पालन पोषण के लिए, तो उसी के द्वारा कंटामिनेटेड ग्रास के रूप में कौन आ गया, पार्थेनियम घास और कांग्रेस ग्रास, जो हम लोगों में एलर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये नहीं सोचेगा कि परागकण सिर्फ एलर्जी ही उत्पन्न करता है, परागकण का उपयोग जो है किया जाता है दवाई के रूप में। ठीक है, दवा के रूप में। अब कहिएगा किस किस दवा के रूप में, तो जैसे जो लोग बहुत दिनों से बीमार है, बहुत कमजोर हो चुके हैं, कमजोर लोग हैं उसमें शक्तिवर्धक के रूप में, बहुत दिन से बीमार थे चल फिर नहीं सकते थे तो उसको शक्तिवर्धक के रूप में सिरप के रूप में यूज करते हैं या गोली के रूप में यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ जो रेसलर घोड़े रहते हैं, घुड़सवारी के लिए जिन घोड़े का उपयोग किया जाता है, घुड़सवारी वाले घोड़े को दिया जाता है ताकि वो ज्यादा बलवान हो सके और स्पीड से दौड़ सके, तेजी से चल सके, दौड़ सके। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि डोप टेस्ट किया जाता है और कोई जो प्लेयर्स है वो डोप टेस्ट में पकड़ा जाता है तो उनको खेलने के लिए कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये जो दवाई है पोलन ग्रेन से बनी हुई दवाई का यूज कुछ प्लेयर भी करते हैं, खिलाड़ी भी करते हैं, एथलेटिक्स सब खास करके करते हैं, जिससे उनमें उनकी जो शक्ति है, काम करने की जो क्षमता है, खेलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो कमजोर आदमी को, घुड़सवारी को, साइकिलिंग करने वाले को, खिलाड़ी को, रेसलर को ये सभी दवाई लेते हैं। और इन पोलन ग्रेन में विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी से भरपूर होता है जो हम लोगों में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसलिए ये कमजोर व्यक्ति जो हो गए, घुड़सवारी वाले घोड़े हो गए, खिलाड़ी हो गए, इनका उपयोग दवा के रूप में करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। क्या हो गया, हम लोगों ने अभी पढ़ा था पोलन ग्रेन, हाँ परागकण, इसको हम लोग इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन दो लेयर से बना होता है, एक लेयर बाहर वाला हो गया और एक लेयर अंदर वाला हो गया। बाहर वाले लेयर को बाह्यचोल कहते हैं जो एस्पोरोपोलोनिन का बना होता है, और अंदर वाले लेयर को अंतःचोल कहते हैं जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इस दोनों को जब मिला लेते हैं तो इसको हम लोग पैक्टोसेलुलोज कहते हैं। एस्पोरोपोलोनिन के कारण हम लोग इसको आग में नहीं जला सकते हैं, किसको, इस पूरे पोलन ग्रेन को, ना ही हम लोग इसको क्षार से गला सकते हैं, ना ही अम्ल से गला सकते हैं, हाई टेम्परेचर में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो इसीलिए हम लोगों को जीवाश्म के रूप में ये आसानी से दिख जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाहरी चोल के बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे से जगह खाली दिखाई दे रहे हैं, यही इसको हम लोग जनन छिद्र कहते हैं, जिसके कारण नर युग्मक बाहर निकल पाते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था
कि परागकण जो है कुछ एलर्जिक समस्याएं हम लोगों में उत्पन्न करती है, अस्थमा उत्पन्न करती है, सरदर्द उत्पन्न करती है, इस और श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न करती है। तो इसमें जो ऐसे तो बहुत सारे पोलन ग्रंथ्स है जो एलर्जिक क्रियाएं उत्पन्न करती है, लेकिन हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एनसीईआरटी दिए हुए 2 ग्रासेस के नाम, एक पार्थेनियम और एक कांग्रेस ग्रास, जो क्या करता है हम लोगों में एलर्जिक समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ हम पोलन ग्रेन का यूज भी करते हैं शक्तिवर्धक दवाई के रूप में, विटामिन के रूप में। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पोलन ग्रेन्स का यूज ये दवाई के रूप में क्यों किया जाता है, किस विटामिन के कारण? तो इसमें विटामिन भी भरपूर होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज दवाई के रूप में करते हैं, विटामिन के रूप में करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पहुंचते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्त्री केसर, जिसको हम लोग जायांग, ये जायांग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बताता है, जिसको हम लोग जायांग या गायनोसियम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लें। ठीक है, अब ये जो हम लोग को माउथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम क्या है? पहले भी हम लोगों ने देखा है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये सुंदर सी जो गर्दन सुराही जैसी है, ये बहुत स्टाइल मार रही है, स्टाइल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये जो फुली हुई सी, इसका जो है खुला हुआ सूजा हुआ पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय, ओवरी। और इस तीनों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? स्त्री केसर या जायांग या पिस्टिल या फिर कार्पल। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो अंडाशय वाला पार्ट है, ये अंडाशय वाले पार्ट यही आगे चल करके क्या हो जाता है? ओवरी की जो वॉल होती है, ये जो दीवारें होती है, वही पूरा सूज जाती है, फूल जाती है मैच्योर होने के बाद, और ये फल के रूप में बदल जाता है। ओवरी की बाल विकसित होकर के अंडाशय की दीवार फूल कर करके किस में बदल जाती है? फल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से एक डंठल निकला होता है, जिस डंठल को हम लोग क्या कहते हैं? फेनिकल कहते हैं। ठीक है, और इस फेनिकल से इस तरह की संरचना लगी होती है, और जहां से बीजांड जुड़ता है उसको हम लोग हाइलम कहते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो ओवरी के अंदर जो ओवल शेप्ड अंडाकार संरचना दिखाई देती है, इसको हम लोग बीजांड कहते हैं। और इसी बीजांड के अंदर में सीड्स का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। तो बीजांड विकसित होकर के क्या बनाएगा? बीज बनाएगा, और अंडाशय जो फूल करके विकसित होकर के क्या बनाएगी? फल बनाएगी। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आइए हम लोग आते हैं बीजांड की संरचना में। और ये बीजांड कहाँ था? अभी हम लोगों ने देखा अंडाशय के अंदर की संरचना है, जिसको हम लोग बीजांड कहते हैं। इस बीजांड के अंदर किसका निर्माण होगा? अंडक का निर्माण होगा। इसीलिए हम लोग इसको दूसरे नाम से मेगा एस्पोरेंजियम, मेगा एस्पोरेंजियम भी कहते हैं। मेगा एस्पोरेंजियम का मतलब हो गया गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या नाम हो गया इसका? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इस नाम को सुन के आप लोग को कुछ याद आ रहा है? पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसी से मिलता जुलता हम लोगों ने नाम पढ़ा था, लघु बीजाणु धानी। ये मातृ कोशिका नहीं होगा, मातृ कोशिका तो आगे आएंगे तब ये मातृ कोशिका बनेंगे। ठीक है, अभी बनेगा गुरु बीजाणु धानी। मेगा एस्पोरेंजियम मतलब गुरु बीजाणु धानी। अब हम लोग पढ़े थे, जब हम लोगों ने नर युग्मक का निर्माण
देख रहे थे, नर युग्मक को डेवलप करा रहे थे, तो वहां पर हम लोग पढ़े थे लघु बीजाणुधानी। इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण का निर्माण हुआ था, और परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मक का। यही परागकण आगे चल करके पुष्प का क्या बना था? नर युग्मक बना था। ठीक है, ये पीछे वाले चीज को हम लोग थोड़ा सा याद कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं। और ये जो गुरु बीजाणुधानी है, इस गुरु बीजाणुधानी में क्या बनेगा? गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही हम लोगों के अंडक का डेवलपमेंट होगा। जो अंडक क्या होगा? स्त्री फीमेल गैमीट होगा, स्त्री युग्मक, या हम लोग इसको मादा युग्मक भी कह सकते हैं। मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम बहुत मिलता जुलता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो है बहुत छोटी सी संरचना होती है। बहुत छोटी होने के कारण हम लोग इसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। उस सैक को, उस बैग को, उस धानी को, उस थैला को क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी। ठीक है। और अंडक जो है, इसके कंपैरिजन में, परागकण के कंपैरिजन में अंडक का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। और इस अंडक का निर्माण जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होगा उसको हम लोग गुरु बीजाणुधानी कहेंगे। इसी गुरु बीजाणुधानी को हम लोग बीजांड भी कहते हैं। तो चलिए, आप लोग को समझ में आया कि बीजांड किसको कहेंगे? बीजांड वैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अंडक का निर्माण होता है, अर्थात फीमेल गैमेट का निर्माण जिस स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसी को हम लोग बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो चलिए, एक हम लोग बीजांड की संरचना को बनाते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था कि अंडाशय से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर था, उसी से एक डंठल जुड़ा हुआ था, जिस डंठल को हम लोग क्या कहे थे? फिनिकल बीजांड वृंत इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश कहें तो फ्यूनिकल। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये जहां जुड़ जाता है, ये जो डंठल है जहां जुड़ता है, उस जोर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। ठीक है। और ये जो बीजांड जो होता है, बीजांड कवर्ड होता है, ये नेकेड नहीं होता। तो आउटर कवरिंग को हम लोग, एक मिनट, अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ ताकि आप लोग को भी मजा आए डायग्राम में। ये पूरा कवरिंग नहीं होता डायग्राम। डायग्राम जो होता है थोड़ा सा, ठीक है, एक हो गया, और ये फिर दो कवर से ढका हुआ होता है। बाहर वाला जो ये जो कवरिंग हो गई, इसको हम लोग अध्यावरण, इंग्लिश कहें तो इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट कहते हैं। तो जो सबसे बाहर हो गया उसको हम लोग बाह्य आवरण, आउटर इंटेगुमेंट, और जो इनर वाला दिख रहा है, एक इनर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग अंतः आवरण, इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ये जो बीजांड है वो नेकेड संरचना नहीं होता है, इसके दो लेयर होते हैं। आउटर लेयर को आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले लेयर को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ये हो गया भ्रूण कोश, एम्ब्रायो सैक। क्योंकि इसी के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो को, इसीलिए इसको एम्ब्रायो सैक कह दिए। और ये जो आप लोगों को खाली स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। ये क्या है? ये न्यूसेलस होता है। इसको हम लोग
बीजांड काय कहते हैं, हिंदी कहें तो। बीजांड का बॉडी है तो इसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बीजांड काय हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये पार्ट है भ्रूण कोश का, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको हम लोग एमएमसी कहते हैं। वहां भी हम लोग जब लघु बीजाणुधानी पढ़ रहे थे तो वहां भी एक सेल देखे थे जिसका नाम था एमएमसी, और यहाँ भी देखते हैं एक सेल होता है जिसका नाम होता है एमएमसी। तो ये एमएमसी जो है यही आगे चल करके समसूत्री अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा जिससे अंडक का निर्माण होगा। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि फेनिकल के पास कुछ मतलब खाली स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर इंड। या माइक्रोपाइल से भी काम चला रहे हैं। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट है, अपोजिट जो छोर है ये वाला, इस छोर को हम लोग चलाजा इंड कहते हैं, या हिंदी कहें तो इसको हम लोग निभाग कहते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग ये जो पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर के बारे में जाने, इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से ध्यान रहेगा। प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है जिसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। ये जो डंठल लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो गया? फ्यूनिकल हो गया। जो किससे, इस यहाँ पे ओवरी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वाले डायग्राम में, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये जो डायग्राम था, ये जो डंठल जैसा स्ट्रक्चर है इसका नाम ही फ्यूनिकल है। इसी से क्या होता है? बीजांड जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देख रहे थे क्या है कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा रहता है जिसको हम लोग बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। तो यही हम लोग का कुशन लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक जो डंठल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी डंठल को हम लोग क्या कह देते हैं? फ्यूनिकल या बीजांड वृंत। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला। बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा हुआ है जिसको बाह्य आवरण, बाहर वाला आवरण को हम लोग क्या कह दिए? बाहर वाला जो है बाह्य आवरण, और अंदर वाला जो आवरण है इसको हम लोग अंतः आवरण कह दिए। ठीक है, अध्यावरण ही हो गया, दोनों इंटेगुमेंट ही है, अंतः आवरण और बाह्य आवरण। उसके बाद आ गया कि अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है। अब ये अपूर्ण क्यों है? नेचर ने इसको ऐसा क्यों बनाया है? ताकि जो हम लोगों का नर युग्मक है, परागकण है, इससे अंदर इन कर सके, इसीलिए यहाँ पे ये अपूर्ण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद क्या है कि बीजांड जो है वह भाग होता है जहां से अध्यावरण निकलता है, और ये भाग निभाग कहलाता है। तो सीधा हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो बीजांड द्वार है उसके अपोजिट वाले साइड को, जहां पे खाली स्पेस है, इधर भी खाली रहता है, ये इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में चलाजा कहते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे, इंग्लिश अच्छा लगे तो इंग्लिश, हिंदी अच्छा लगे तो हिंदी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में रहता है। पहले ही कह दिए कि बस एक ही बात याद रखना है, बीजांड द्वार का जो अपोजिट साइड होगा वही निभाग या चलेजा होगा। बीजांड के अंदर मृदु उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं। तो ये जो स्पेस वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही हम लोगों का बीजांड काय हो गया। बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। ये जो हम लोग को गोल सा थैलीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको यहाँ बाहर करके दिखाया गया है, यही क्या हो गया? भ्रूण कोश हो गया। इसी भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है? 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, 3 प्रमुख प्रतिमुख कोशिका और 2 सेंट्रल सेल होता है। तो किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, आइए हम लोग बना लेते हैं एक, किसको? ये हो गया हम लोगों का भ्रूण कोश को क्या लिख दिए हैं? भ्रूण कोश हो गया। ठीक है, अब इस भ्रूण कोश में क्या होता है? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल हम लोगों ने देखा था। अब ले आते हैं इसी एमएमसी को,
ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं बीजांड के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, ये बीजांड एक फल के अंदर एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि आम एक फल है जिसमें बीज की संख्या एक है, तो उसमें एक बीजांड होंगे। और हम लोग देखते हैं जैसे नींबू खाते हैं उसमें एक से ज्यादा है। वाटरमेलन जो तरबूजा हम लोग खाते हैं उसमें सैकड़ों बीज है, पपीता खाते हैं उसमें सैकड़ों बीज है, तो उसमें बीजांड की संख्या सैकड़ों में भी हो सकती है। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक को लेकर के स्टडी कर रहे हैं। तो एमएमसी एक सेल था, इसमें सबसे पहले क्या होता है, समसूत्री सॉरी ये जो अभी है ये कैसी कोशिका है, अभी 2n कोशिका है, 2n है। उसमें भी हम लोग लघु बीजाणु वाले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि ये एमएमसी जो था वहां पर वो हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन यहाँ इसका नाम क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में विभाजन की क्रियाएं होंगी और इनके विभाजन से निर्माण हो जाएगा किसका, 3 कोशिका बनेंगे सेलेजल इंड की तरफ, जिसको हम लोग प्रतिभाग कोशिका या इसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहेंगे। और 3 कोशिका का जो निर्माण होगा वो बीजांडकाय की तरफ होगा। इस तीनों कोशिका को हम लोग सम्मिलित तौर से अंड समुच्च कहते हैं, या इसको हम लोग एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है, अब इस एग एपरेटस में क्या देखते हैं कि एक जो सेल है यहाँ पर, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फीलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ठीक है, अब ये जिसपे फीलीफॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा हुआ है, इस दोनों सेल का नाम क्या हो जाता है, सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका। ठीक है, और इस दोनों के अंदर में जो, इस दोनों बॉडीगार्ड के अंडर ऑब्जर्वेशन में जो है, यही है हम लोगों की अंडाणु कोशिका। ठीक है, और एक सेल और बच जाता है 2 न्यूक्लियस वाला, जो सेंटर में आकर अरेंज हो जाता है, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियर या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यही हम लोगों के भ्रूण कोश का संरचना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, अब इस बीजांड तथा भ्रूणपोष का जो परिवर्धन जो था, पूरे तरीके से जो मैच्योर होने की प्रक्रिया थी, उसी को हम लोग क्या कह दिए, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु धानी के अंदर पूर्ण तरीके से बीजांड और भ्रूणपोष के वृद्धि होने, परिवर्धित होने की क्रिया का नाम क्या हो गया, गुरु बीजाणु जनन। बीजांडकाय में उपस्थित मृदु उत्तक कोशिका में एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसका कोशिका द्रव गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग प्रपसु कोशिका कहते हैं। मतलब यही हो गया हम लोगों का एमएमसी। अब इसी एमएमसी में समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, जिसे बाहर की तरफ एक प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ और भीतर की तरफ इसके अंदर जो है बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब बीजाणु जनन कोशिका जो है बिना विभाजन किए ही ये एमएमसी का निर्माण कर देता है। अभी जो एमएमसी है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसमें क्या हो गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए हम लोग दूसरे पेज पे आते हैं, देखते हैं। ये है हम लोगों का एमएमसी। इस एमएमसी में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से हम लोग बता देते हैं, अभी याद आप लोग को है या नहीं, याद दिला देते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। एक स्टेप से 2 कोशिका का निर्माण होता है, और जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेल डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस। ये नहीं सोचिएगा कि एक बार यहाँ मियोसिस हो रहा है, एक बार यहाँ मियोसिस हो रहा है। मियोसिस जो है वो 2 स्टेज में पूरा होता है।
फर्स्ट स्टेज से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेज में भी वापस इन दोनों सेल से 2-2 सेल का निर्माण होता है और इन चारों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसमें 2n है एमएमसी में, और यहाँ क्या हो गया, आधा हो जाता है, अगुणित सेल हैप्लॉइड सेल का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जो है ये नष्ट हो जाते हैं, नेचर इसको स्वीकार नहीं करता है, तो बच क्या जाता है, सिर्फ एक गुरु बीजाणु जनन जो क्रियाशील रहता है। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन भ्रूण पोष में मादा युग्मकोभिद में परिवर्धित हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु थी जिसका नाम क्या है, ये मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमीटोफाइट। अब फीमेल गैमीटोफाइट का क्या मतलब, वैसा स्ट्रक्चर जिससे आगे चल करके फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह दिए, फीमेल गैमीटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। अब इन मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमीटोफाइट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये वृद्धि करने लगते हैं और वृद्धि करके बीजांड के ज्यादा भाग को घेर लेते हैं। अब इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। फर्स्ट समसूत्री कोशिका विभाजन से 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और हम लोग जान रहे हैं समसूत्री कोशिका विभाजन में कोई भी क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, समान जो पेरेंट सेल में होंगे वही उसके डॉटर सेल में आएंगे, तो यहाँ n है तो फिर यहाँ भी n ही हो जाता है। ठीक है, तो 1 से 2 सेल का, फिर दूसरी बार समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो 2 से फिर 4 सेल का फॉर्मेशन होगा और फिर टोटल 3 समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और हम लोगों को इन 3 समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप टोटल 8 सेल का निर्माण हो जाता है। कितने सेल का निर्माण हो गया, 8 सेल का। ये समझ में आया, ये 8 सेल कहां से आ गए हम लोगों के पास, एमएमसी पहली बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किया जिससे टोटल हम लोगों को 4 सेल मिले, जो 4 सेल अगुणित हो गए, नेचर ने 3 को एक्सेप्ट नहीं किया, तीनों खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक क्रियाशील गैमीटोफाइट का निर्माण होता है और उसी एक क्रियाशील जो गैमीटोफाइट थे, गैमीटोफाइट, इस गैमीटोफाइट में 3 बार समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ और इसी समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हम लोगों को टोटल कितने सेल का प्राप्ति हो गया, 9 सेल का 8 सेल 8 न्यूक्लियस की प्राप्ति हो गई। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब चलिए इसी 8 सेल को हम लोगों को इसमें अरेंज करना था, तो 3 सेल जो थे वो एंटीपोडल सेल मतलब चलेजा इंड की तरफ चले गए। ये जो छोर था बीजांड द्वार के अपोजिट साइड जिसको हम लोग क्या कहे थे, चलेजा या निभाग वाला छोर, तो 3 सेल जो चलेजा छोर के तरफ चला जाता है जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं और 3 सेल बीजांड काय बीजांड द्वार की तरफ चला आता है, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ चला आता है जिसको हम लोग अंड समुच या एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें से 2 जो है, जैसे हम लोग देखते हैं ना स्टेज पे बरमाला जो दुल्हन होती है उसके साथ सहेली जाती है, उसी प्रकार से यहाँ अंडाणु की 2 सहेली है जिसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं और वो जो दोनों सेल है उसका नाम सहायक सेल या हम लोग सिनर्जिड सेल कहेंगे। और अब क्या बच जाता है, अब 6 कोशिका को तो जगह मिल गया, अब बच गया 2 न्यूक्लियस और शादी ब्याह के घर में अब एक ही बेड है, तो अब क्या किया जाए भैया, तो ये सोच रहा है कि चलो एक ही बेड पर किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए, तो एक सेल के अंदर 2-2 न्यूक्लियस आकर के एडजस्ट कर जाता है सेंटर में, इस पूरे भ्रूण कोश के सेंटर में आकर के, इसीलिए हम लोग इसको द्वितीयक केंद्रक या हम लोग इसको सेंट्रल पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल न्यूक्लियस भी कहते हैं। यहां तक समझने में कोई किसी को किसी तरह का दिक्कत? यही सारा चीज लिखा हुआ है, इनमें से 4 केंद्रक निभाग 4 बीजांड द्वार की ओर स्थित हो जाते हैं, फिर से क्या होता है 3 आकर के ये प्रतिभाग की तरफ, 3 अंड समुच्च मतलब बीजांड काय की तरफ और एक ही सेल के अंदर 2 एडजस्ट हो जाते हैं द्वितीय केंद्रक की तरफ। यही सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? इस प्रकार से एक परिपक्व जो हम लोगों का बीजांड है, उस बीजांड में टोटल अगर हम लोग सेल की संख्या को देखें तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6
और ये टोटल एक ही सेल है, तो टोटल 7 सेल बनेगा। और अगर हम लोग न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 और ये 2 मिलकर के 8। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि एक जो बीजांड है या फिर भ्रूण कोश है, उस भ्रूण कोश के अंदर में टोटल कितने सेल और कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था का सचित्र वर्णन करें। तो हम लोग इसी में ये डायग्राम बनाएंगे और किस तरीके से ये सारे कोशिका का विभाजन हुआ, किस तरीके से इन सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक में किसी तरह का कोई दिक्कत। और थोड़ा सा ये बॉटनी का पार्ट है, तो थोड़ा सा आप लोग को समझने में लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ाई जा रही है, सर का दही हुए जा रहा है। तो आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम हैं ही, अगले क्लास में हम उसको उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आज यहाँ पर इतना ही क्लास को स्टॉप करते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर सर के ऊपर से जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।